बच्चों, मैं विशाल गुप्ता आज आप सबके समक्ष आपकी व्याकरण का कुछ भाग लेकर के उपस्थित हूँ, जिसमें व्याकरण में आपको सबसे पहले करने हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची वे शब्द होते हैं जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं और ये जो है एक ही चीज़ के लिए, किसी एक ही चीज़ के लिए अलग अलग नाम प्रयुक्त किए जाते हैं, जिनके नाम लेने से वो एक ही चीज़ के बारे में पता चलता है। जैसे अंग शब्द है, उसके अलग अलग पर्यायवाची शब्द क्या है? गात, काया, शरीर, देह, तन। इन सब से किसका पता चलता है? शरीर का। उनका अर्थ सबका क्या निकलता है? शरीर ही निकलता है। अतिथि, तो अतिथि को मेहमान भी कहते हैं, आगंतुक भी कहते हैं, पाहुना भी कहते हैं, अभ्यागत भी कहते हैं। अनाज, अनाज को अन्न भी कहते हैं, शस्य भी कहते हैं, धान्य भी कहते हैं। ऐसे ये शब्द जो हैं, जो किसी एक ही वस्तु को प्रस्तुत करते हैं, एक ही वस्तु के बारे में बताते हैं, उन शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। तो आपको ये सारे पर्यायवाची अब तक जो लगभग ये तो आप सेकंड थर्ड क्लास से करते चले आ रहे हैं, ये आपको सब याद होने चाहिए, है ना। इसमें से आप कुछ जो पर्यायवाची हैं वो अपनी पुस्तक में, कॉपी में कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है श्रुति समभिन्नार्थक। श्रुति समभिन्नार्थक दो शब्दों से मिलकर बना है, श्रुति तथा सम। श्रुति का अर्थ है सुनना और सम का अर्थ है समान। जो सुनने में एक जैसे लगें, सुनने में समान लगें, लेकिन उनका भिन्न अर्थक, भिन्न है अर्थ लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो, है ना। तो ऐसे शब्द जो है वो श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अनल, तो अनल का अर्थ होता है आग। अनिल, अनिल का अर्थ होता है वायु। दोनों का अर्थ अलग है, लेकिन दो शब्द जो सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, अनल और अनिल, है ना। अवधि और अवधि, तो अवधि का मतलब होता है एक निश्चित समय और अवधि एक भाषा का नाम है ना। ऐसे ही बहुत सारे अंत, तो अंत का अर्थ है समाप्ति, जिनका वाक्य में भी प्रयोग करके दिखाया गया है। और अंत्य, अंत्य का अर्थ है नीच। लेकिन ये शब्द सुनने में और बोलने में कैसे लग रहे हैं? एक जैसे प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन अर्थ कैसा है? अलग अलग है। अंश, अंश का अर्थ होता है भाग या हिस्सा, पार्ट। और अंश, अंश का अर्थ होता है कंधा, शोल्डर, है ना। तो ऐसे शब्द जो हैं ये श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। उसके बाद ये जो आपके शब्द हैं विलोम शब्द, विलोम या विपरीतार्थक शब्द, इनका अर्थ होता है जो जिन शब्दों का मतलब विपरीत अर्थ यानी उल्टा अर्थ निकले, एक शब्द का बिल्कुल उलट अर्थ बताने वाले शब्द विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अंतरंग, अंतरंग माने बिल्कुल अंदर, अंदरूनी हिस्सा। बहिरंग माने बाहरी हिस्सा, बाहरी चीज़, है ना। अल्पज्ञ, अधुनातन, अधुनातन माने आधुनिक, नया, नवीन। पुरातन माने प्राचीन। अल्पज्ञ, थोड़ा, अल्प माने थोड़ा, ज्ञ माने ज्ञानी, थोड़ा ज्ञानी, थोड़ा ज्ञान है जिसको। बहुज्ञ, जिसको बहुत ज्ञान है। सर्वज्ञ, अर्थात जिसको सब कुछ ज्ञान है, सब कुछ ज्ञात है ना। अवनति, अवनति माने जिसका लॉस हो रहा हो, जो घाटे में जा रहा हो। और उन्नति, जो तरक्की कर रहा हो वो। तो ऐसे ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं। इसमें से आप ये शब्द भी करेंगे, इनमें से कुछ आप लिखेंगे अपनी कॉपी में। और ये नेक्स्ट और लास्ट इसका जो पार्ट है वो है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद जो है, जिसमें तीन अर्थ के आधार पर जो है आपके 7 भेद होते हैं वाक्यों के। पहला होता है विधानवाचक अथवा कथनात्मक वाक्य, जिसको आप अफर्मेटिव भी कहते हैं अंग्रेजी में, है ना। जिन वाक्यों में सामान्य कथन व्यक्त किया जाता है वे कथनात्मक वाक्य कहलाते हैं। जैसे लड़के पढ़ाई कर रहे हैं, वो आंखों की डॉक्टर है, जिसमें एक कर्ता एक क्रिया होता है ना। ये विधानात्मक और विधानवाचक या कथनात्मक सरल सरल वाक्य कहलाते हैं।
दूसरा है निषेधात्मक निगेटिव सेंटेंस, जिन वाक्यों में कथन का निषेध किया जाता है, कोई बात है उसको नकारा जा रहा है, वे वाक्य निषेधात्मक नकारात्मक है ना, निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, उसने चोरी नहीं की। आज्ञार्थक, तीसरे हैं आज्ञार्थक वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, अनुमति आदि के भाव प्रकट किए जाते हैं वे आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे तू इस कमरे से बाहर जा, तुम मेरे साथ चलो, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं जिनको अंग्रेजी में आप, है ना, जिसमें किसी बात का आदेश दिया जा रहा, आदेश का भाव उत्पन्न हो रहा हो, ऑर्डर का भाव उत्पन्न हो रहा हो। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिन वाक्यों में वक्ता प्रश्न पूछता है, कुछ पूछा जा रहा हो, पूछने का भाव उत्पन्न हो रहा हो, है ना। और सबसे बड़ी पहचान है जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह अर्थात क्वेश्चन मार्क लगा होगा। तो क्या तुम मेरा काम कर दोगे, आप कहाँ जा रहे हैं, आप वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, तुमने झूठ क्यों बोला, ऐसे जो वाक्य हैं वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है इच्छार्थक वाक्य, जिन वाक्यों में वक्ता जो है अपने लिए या किसी दूसरे के लिए कोई इच्छा व्यक्त करता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं जिनको, है ना। जैसे ईश्वर आपको स्वस्थ कर दे, काश गृह कार्य पूरा हो जाता, चलो हम लोग यहाँ से चलें, ईश्वर तुम्हें पास कर दे। ऐसे वाक्य जो हैं जिनमें कोई इच्छा का भाव उत्पन्न हो रहा है वो वाक्य इच्छार्थक वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है संभावनार्थक वाक्य, प्रोबेबिलिटिव सेंटेंस, है ना, जिन वाक्यों में वक्ता किसी कार्य के प्रति संभावना व्यक्त करता है, प्रोबेबिलिटी होती है जहाँ किसी कार्य के होने की, वे वाक्य जो हैं संभावनार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे शायद, शायद से, या हो सकता है, ऐसे शब्दों से जिसमें शुरुआत होती है वाक्यों की, शायद कल बारिश आ जाए, हो सकता है मैं तुम्हारे घर आऊँ, अब तक वह स्कूल पहुंच गया होगा, सुमन खेल रही होगी, है ना। ऐसे वाक्य जिसमें कार्य कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, होने की संभावना है, तो ऐसे वाक्य जो हैं वो संभावनार्थक वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है विस्मयादि बोधक वाक्य, जिसमें आप इंटरजेक्टिव सेंटेंस कहते हैं, जिनको एक्सक्लामेटरी मार्क, इनकी सबसे बड़ी पहचान है जिसमें एक्सक्लामेटरी मार्क लगा होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है। जिन वाक्यों में वक्ता विस्मय, आश्चर्य, घृणा, प्रेम, हर्ष आदि के भाव व्यक्त करता है वे वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे ओह कितनी सुंदर जगह है ये, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, हाय मैं मर गया, उफ कितनी गर्मी है आज। तो ये सारे वाक्य जो हैं इस तरह के जिसमें प्रेम, घृणा, विस्मय, आश्चर्य, हर्ष के भाव व्यक्त किए जा रहे हैं, और सबसे बड़ी पहचान है जिसमें कि एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ होता है, वे वाक्य जो हैं वो वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। डेट्स ऑल। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आधार पर अपनी आप और दूसरी एक्सरसाइजेज जो हैं वो करेंगे। डेट्स ऑल।